प्रदेश भर के 27,000 से ज्यादा पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज पंचायत सहायक राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर राज्यव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत सहायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में पंचायत सहायकों के नियमितीकरण का वादा किया है, लेकिन अब सरकार बार बार नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल की नीति अपना रही है। अपनी मांगों के समर्थन में आज प्रदेश भर के पंचायत सहायक कर्मचारियों की ओर से एक दिन के लिए कामकाज बंद कर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नियमितीकरण की दिशा में निर्णय नहीं लिया तो अगस्त में राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में महापड़ाव शुरू किया जाएगा। करने के आह्वान पर राजस्थान के 3300 जिलों में जिला कलेक्टर मुख्यालयों पर मुर्गा बनकर अर्धनग्न प्रदर्शन करके राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी जो कर रही है सरकार। एक ड्राफ्ट उन्होंने बनाया शिक्षा विभाग में एडॉप्ट करने का 21,000 मानदेय का, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की पीड़ा से नहीं उलझ पा रहे हैं और 21 और 22 तारीख को बजट में जो घोषणा की है उसके चिंतन शिविर कर रहे हैं। वो कब तक चिंतन करेंगे, इसलिए राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक हड़ताल के मोड़ पर आ गए। तो पंचायत सहायकों का यह महामोर्चा है, पंचायत सहायकों का राज्यव्यापी आंदोलन। नियमितीकरण की पंचायत सहायकों की मांग है और वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार को चेतावनी दी है, मांगे पूरी नहीं होने पर अगस्त से जयपुर में महापड़ाव शुरू किया जाएगा। ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अब सड़कों पर पुतले जलाने और अगस्त में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, अगस्त में बड़े आंदोलन की चेतावनी है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से बातचीत या कोई सहमति बन पाई है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये दूसरी बार है जब एक बार फिर से जो प्रदेश भर के 27,000 से ज्यादा पंचायत सहायक कर्मचारी हैं वो अब फिर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 76 दिन का लगातार इन्होंने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों के समर्थन में, क्योंकि सरकार ने इनको आश्वासन दिया था। बजट भाषण में भी इनके जो मांग को लेकर के घोषणा की गई थी, तो इनका जो आरोप है वो ये है कि सरकार बार बार सिर्फ आश्वासन दे रही है और टालमटोल की नीति अपना रही है, जबकि जो वादे सरकार ने पंचायत सहायक कर्मचारी। राकेश से संपर्क टूट गया है। जानकारी दे रहे थे राकेश शर्मा। अगस्त में एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। इनकी मांग है पंचायत सहायकों की कि इन्हें रेगुलर या नियमित किया जाए। और बारां नगर परिषद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क किनारे कचरा डाले जाने पर आक्रोश है। लोगों ने बारां झालावाड़ सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ITI के पास कचरा डालने का विरोध किया जा रहा है। तो ये बारां नगर परिषद का मामला है। शहर से कचरा उठाया और सड़क किनारे डाल दिया। लोगों ने इसका विरोध किया। बारां झालावाड़ हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कचरे को सही जगह पर कचरे का निस्तारण किया जाए। तस्वीरें बारां से, उस हाईवे पर जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विपिन तिवारी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। विपिन, क्या अपडेट इस पूरे कोहराम को लेकर? क्या नगर परिषद ने कचरा उठाने की कार्रवाई शुरू की या कचरा अब भी जस के तस ITI के पास ही रखा हुआ है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, नगर परिषद द्वारा जो पुलिस अधिकारियों ने जो वहां पर पहुंच के आश्वासन दिया था कि नगर परिषद से बात करके जल्दी कचरा हटवाएंगे, लेकिन वो कचरा हटना अब तक वहां शुरू नहीं हुआ है। नगर परिषद की जो लचर व्यवस्था है कहीं ना कहीं फिर से सामने आ रही है। लोग
इस कचरा हटाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठे रहे, धरने पर बैठे रहे, सड़क जाम तक कर दिया, लेकिन बावजूद इसके नगर परिषद के कानों पे अभी तक जू नहीं रेंगी है। कचरा हटाने की जो कार्रवाई है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नगर परिषद जो है शहर की समस्याओं की ओर नगर परिषद का ध्यान नहीं है। इसको लेकर भी अभी तक आक्रोश भी बना हुआ है लोगों में। जो लोग हैं वो फिर से कह रहे हैं कि आंदोलन की राह पर जाएंगे। वही नगर परिषद से जब बात करने की कोशिश की है तो उनका कहना है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, ऐसे में जो है तुरंत जो है कचरा हटाने की कार्रवाई वो शुरू नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है नगर परिषद की विपिन, ताज्जुब की बात है, नगर परिषद से आपने बातचीत की, कहा सीमित संसाधन है, फौरन कचरा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उन्हीं संसाधनों से कचरा उठाकर शहर के एक हिस्से से शहर के दूसरे हिस्से में फेंक दिया। उसी समय अगर निस्तारण कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, यही गंभीर विषय है, क्योंकि जो नगर परिषद द्वारा इस तरह की लापरवाही जो है कई लंबे समय से की जा रही है। शहर का जो कचरा है वो निर्धारित स्थल पर न फेंक कर यहाँ पर फेंक दिया जाता है, शहर के आसपास के स्थानों पर फेंक दिया जाता है, चाहे वो मेट्रो तिराया हो, चाहे शहर का मांगरोल रोड हो, चाहे ये ITI हो। कई स्थानों पर जो है कचरा ही कचरा नगर परिषद द्वारा जाता है और इसके चलते ही राहगीर लगातार यहाँ परेशान होते रहते हैं। जिनके आसपास के प्लॉट होते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ भी जो ITI है, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों को भी दिन भर पढ़ाई के बीच में और गंदगी की बदबू से दूभर रहते हैं ये बच्चे भी। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के पठारी मोहल्ले में बुधवार की देर शाम कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक दंपत्ति के घर में घुसकर तलवार और बंदूक लेकर अपहरण कर ले गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही गंगधार पुलिस जाब्ते के साथ अपहरणकर्ताओं के पीछे लग गई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इस सारे घटनाक्रम के दौरान अपहृत व्यक्ति अरविंद मेहर का भाई भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए डग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी मामले में अपडेट कर दें अपने दर्शकों की 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और पुलिस ने युवक को मुक्त भी करवा लिया, हालांकि पत्नी की तलाश जारी है और दूसरे बदमाश भी फरार हैं। तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या अपडेट इस पूरे अपहरण कांड को लेकर, और जिसको छुड़वाया गया उसके साथ क्या उसकी पत्नी नहीं थी या फिर 2 हिस्सों के अंदर अपहरणकर्ता गए थे अलग अलग लेकर? जी आसिफ, इस सारे मामले में पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि सफलता को पूरी सफलता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालांकि रात भर से पुलिस इन अपहरणकर्ताओं के पीछे लगी हुई थी। और जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस ने ये जो आधा दर्जन से अधिक जो बदमाश थे, इनमें से 3 बदमाशों को धर दबोचा है और साथ ही इनके कब्जे से जो अपहृत युवक था अरविंद, उसको भी पुलिस ने मुक्त करा लिया है। लेकिन जो दूसरे बदमाश थे वो उसकी जो पत्नी थी उसको लेकर चले गए हैं, जिसकी पुलिस सरगर्मी से अभी तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें, कई सारी टीमें लगी हुई है इस काम में इनकी धरपकड़ के लिए, लेकिन अभी पूरी सफलता पुलिस को नहीं मिल पाई है। तरुण, सवाल मेरा वही था कि जब अपहरण, जिस युवक का अपहरण किया गया उसे पुलिस ने छुड़ा लिया, 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन जो युवक है उसकी पत्नी अभी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अपहरण तो 7 किया गया था, बरामद 1 क्यों? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ये इस मामले में अभी पुलिस ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कह रही है। ऑफिशियल तौर पर अभी पुलिस ने हालांकि ये बात भी नहीं जाहिर की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने धरपकड़ की थी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इस युवक की जो पत्नी थी ये उसकी दूसरी शादी थी, और संभावना जताई जा रही है कि जो इसके जो पहले का जो इसका जो पति था और जो इसका जो पहले का ससुराल पक्ष था, उन्हीं लोगों ने शायद ये वारदात की है। लेकिन पुलिस अभी तक ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन इसमें यही बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इसमें दबिश डाली थी तो ये युवक को उन्होंने छुड़वा लिया, जबकि बदमाश जो थे उसकी पत्नी को लेकर चले गए। ये संभावना यही है कि ये 2 गुटों में हों और वहां से ये लेके गए हों। जी तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
टोंक के ककोड़ अस्पताल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। किसी भी कर्मचारी के नहीं पहुंचने से नाराजगी है। लगातार शिकायतों के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार पोल खुल रही है। तो आपने अब तक सरकारी दफ्तरों पर तालेबंदी की खबर देखी या सुनी होगी, सरकारी स्कूलों पर तालेबंदी की खबर देखी या सुनी होगी, लेकिन आपने बहुत ही दुर्लभ या रेयर सुना होगा कि किसी अस्पताल पर ताला लगा दिया गया। जी हां, ये अस्पताल पर ताला लगाया गया। हालांकि कुछ देर के बाद में ग्रामीणों ने ये ताला खोल दिया। ग्रामीणों ने ये ताला इसलिए लगाया कि स्वास्थ्य कल्याण केंद्र तो है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, यानी कि ना कोई पेशेंट को, मरीज को देखने वाला, ना कोई दवाई देने वाला। पेशेंट वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन देखे कौन? ना डॉक्टर, ना स्वास्थ्य कर्मचारी। इसलिए जब ना स्वास्थ्य कर्मचारी है, ना डॉक्टर है, तो ग्रामीणों ने इसके ऊपर ताला जड़ दिया। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दौलत पारिक हमारे साथ फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दौलत, आमतौर पर इस तरह की खबरें सामने नहीं आती है। दूसरे तमाम दफ्तरों पर तालेबंदी होती है, लेकिन अस्पताल पर तालेबंदी की दुर्लभ खबरें सामने आती है। ग्रामीणों ने तालेबंदी खोल भी दी। क्या स्वास्थ्य महकमा जागा है? स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पर आया मरीजों को देखने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य महकमे से फिलहाल कोई आया नहीं, लेकिन BCMO से जो बात हुई है उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि बनेठा से डॉक्टर सिद्धार्थ को इस ककोड़ अस्पताल के लिए लगा दिया गया है और जो नहीं आए हैं उन डॉक्टरों को पाबंद किया गया है। लेकिन जिले की तस्वीर ये एक अस्पताल बयां कर रहा है। बनेठा जो अस्पताल है वहां से जिसको लगाया गया है, बनेठा अस्पताल के भी हालात अक्सर यही है। साथ ही साथ उनियारा उपखंड और तमाम जो जिले की स्वास्थ्य स्थितियां हैं, भले ही कलेक्टर लगातार निरीक्षण करके जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी उनको निर्देशित करती है, SDM लगातार दौरे करके स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करते हैं, लेकिन एक जो आज तस्वीर आई है उससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को हकीकत बयां कर दी है। अक्सर इसी तरह की तस्वीरें टोंक जिले में देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, इन खबरें दिखाने के बाद में अगर जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में JDA की करतारपुरा फाटक पर कार्रवाई। भूखंड संख्या 3 चित्रगुप्त नगर में यह कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इमारत में तीसरी बार लगातार ये कार्रवाई की गई। और जयपुर में पैंथर का हमला। पैंथर ने 16 ग्रामीणों पर हमला किया। पैंथर के हमले में 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपेक्स यूनिवर्सिटी के गार्ड पर भी हमला किया। अचरोल स्थित मोटू कला ढाणी का यह मामला है। पैंथर का अपेक्स यूनिवर्सिटी में आतंक है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पैंथर कितने बजे कहाँ आया ये? पैंथर की सूचना हमको करीब 3:30 बजे के आसपास मिली। ये दोनों की ढाणी में पैंथर एक घर में घुसे। वहाँ कितने लोगों को कुछ घायल करा? वहाँ बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों और एक उनका बच्चा, उसको कोई इसके द्वारा घायल किया गया और ये वहाँ से आकर के दूसरी ढाणी में घुस गया। अब मौके पर पहुँच गए। उसके बाद अपेक्स जो यूनिवर्सिटी है अचरोल में, वहाँ आ गया और वहाँ भी किसी एक आदमी को घायल किया। और यूनिवर्सिटी अपेक्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उस अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में हमने, हमारी टीम ने, रेस्क्यू टीम ने और पूरे स्टाफ ने और ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा हमने उसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्द लेकर के यहाँ रहने में आ गए। उसको बायोलॉजी के बाद इलाज के लिए। अजमेर के वैशाली नगर अंबेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात हथियार लेकर आए बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन बदमाशों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों के घरों के दरवाजों पर भी हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 30 की संख्या में आए आरोपियों ने हाथों में सरिये, हॉकी और डंडे थामे हुए थे और उन्होंने यहां आते ताबड़तोड़ कारों पर हमला बोल दिया। साथ ही लोगों के मकान पर हमला कर दहशत फैलाई।
इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बदमाशों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर का एक लड़का है जो भोला पंवार, उसके साथ 30-40 जनों की गैंग लेके आया वो, और हम सब बस्ती वाले खाना खा पी के सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने हर गेट के तलवारें सब दहशत में आ गए, कोई किसी ने नहीं है, कम से कम 10 गाड़ियों के ये तोड़ के सारे कांच वाँच ये सब तोड़ के गए। दौसा में छात्रा के साथ गैंगरेप, स्कूल जाते समय छात्र का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद गैंगरेप किया गया। देर रात नेशनल हाईवे 21 पर छात्रा मिली। छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और आशीष दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या था ये पूरा मामला और इस में अब तक क्या अपडेट है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, ये स्कूली छात्रा का मामला है। बुधवार को ये स्कूली छात्रा स्कूल गई थी और उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। जब ये फोटोकॉपी कराने के लिए स्कूल से बाहर आई थी, तभी 2 युवक आए जिनका नाम सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा है। वो इस जो बालिका है, जो छात्रा है, इसको अपहरण करके ले गए और जीरोता के पास जाकर इस बालिका के साथ गैंगरेप किया गया है। और गैंगरेप के बाद में उसको बदहाल हालत में हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया। जिसके बाद जैसे ही सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक छात्रा बदहाल हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसके बाद में उसको अस्पताल भर्ती कराया गया। अब इस पूरे प्रकरण में महिला थाने में गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद में महिला थाना पुलिस ने जो गैंगरेप पीड़िता है उसका मेडिकल कराया गया है। वही पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो दोनों आरोपी, जो नामजद आरोपी हैं, दोनों सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा, इनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी आशीष, कुछ जानकारी मिल पाई क्या वहां पर जहां से अपहरण किया गया था, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, स्कूल से जाते समय छात्रा को उठाया गया, आसपास के इलाके के बाजार दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं जिससे पता चल पाए कि आरोपी किस तरफ हैं? बिल्कुल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, क्योंकि जो बालिका है, बालिका इन दोनों जो आरोपी हैं उनको जानती है, इसलिए दोनों के जो नाम बता दिए गए हैं, गांव के नाम बता दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और दूसरी, क्योंकि इसको बाइक पर बिठा कर लेके गए थे और बीच में रास्ते में उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई थी। ऐसे में पुलिस सभी जो बालिका ने जिस तरह बयान दिए हैं उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और शीघ्र जो आरोपी हैं, दोनों नामजद आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो बालिका है उसका मेडिकल दौसा जिला अस्पताल में जारी है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और मृतक जवान के परिजन 7 सूत्री मांगों को लेकर शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। गतिरोध बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के अधिकारी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से लगातार समझौता वार्ता कर रहे हैं। बुधवार को देर रात तक हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल की मूर्ति के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल के सीआरपीएफ के राजस्थान आईजी विक्रम सहगल और दिल्ली से आए आईजी आर.के. यादव के साथ वार्ता करने से बुधवार को इनकार कर दिया। इसके बाद संभावना जताई जा रही कि आज सीआरपीएफ की ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला जोधपुर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता वार्ता कर इस मामले को खत्म करने की कोशिश करेंगी। सभी अधिकारी वार्तालाप के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है मृतक नरेश की का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जा सके। उसी के लिए हम प्रत्येक जो भी हमारी तरफ से प्रयास हो सकते हैं, हम वो उनके परिवारजनों से बार बार संपर्क बनाकर हम उसकी कोशिश करें। और इसी खबर पर अपडेट लेते हैं चंद्रशेखर व्यास के साथ। चंद्रशेखर, क्या मुलाकात का समय तय हुआ? क्या रश्मि शुक्ला पहुंच चुकी हैं जोधपुर बातचीत के लिए?
देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो है गतिरोध बना हुआ है। चौथे दिन भी जो है जवान का शव जो है मोर्चे में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस प्रकार से जो हनुमान बेनीवाल की तरफ से 7 सूत्रीय मांगे रखी गई है, उनको जब तक नहीं माना जाएगा तब तक शव नहीं उठाएंगे। इसको लेकर जो है हनुमान बेनीवाल अड़े हुए हैं। कल उन्होंने जो सीआरपीएफ के आईजी जो यहाँ पर जो लगातार वार्ता कर रहे थे, विक्रम सहगल और आर.के. यादव, उनसे वार्ता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब दिल्ली से सीआरपीएफ के एडीजी यहाँ पर जो है आज पहुंचने वाले हैं, वो वार्ता करेंगे। देखते हैं इसमें क्या जो है बात बनती है या नहीं बनती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कल जो संकेत दिया था कि यदि बात नहीं बनती है तो फिर आगे जो है इस जो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा, लोगों को और जोड़ा जाएगा और जो धरना स्थल है उसको भी परिवर्तित किया जाएगा। जी चंद्रशेखर, समय क्या रहेगा बातचीत का? क्योंकि अब जो बातचीत होनी है सारा दारोमदार उसी बातचीत के ऊपर है और उसी बातचीत के ऊपर ये तय भी करेगा, ये निर्भर करेगा कि ये धरना खत्म होगा या नहीं। रश्मि शुक्ला कब तक पहुंचेंगी, क्या अपडेट है? क्या अब भी हनुमान बेनीवाल उस धरने पर मौजूद हैं? देखिए, सूत्रों की माने तो जो रश्मि शुक्ला है वो जोधपुर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में जो है सर्किट हाउस में हनुमान बेनीवाल और एडीजी जो ट्रेनिंग सीआरपीएफ रश्मि शुक्ला है उनकी जो है वार्ता होगी। इसके बाद जो है तय होगा कि आंदोलन किस ओर रुख करेगा। संभवतः यदि सभी मांगे अगर मानी जाती है तो आज ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा और उस जवान का सम्मान जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन यदि बातें मांगे नहीं मानी गई तो फिर जो है आंदोलन बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। जी चंद्रशेखर, ये वार्ता सर्किट हाउस में होगी, धरने पर मौजूद उनके परिवारजनों के बीच में होगी, या फिर सर्किट हाउस में परिवारजनों की मौजूदगी के अंदर हनुमान बेनीवाल ये बातचीत करने वाले हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल कल देर रात तक जो है महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे के बाहर थे। वे लगातार जो है मृतक के परिजनों से जो है संवाद करके और आगे बात करते हैं। आज सर्किट हाउस में जो है एडीजी रश्मि शुक्ला और हनुमान बेनीवाल की वार्ता होगी। इसके दौरान जो है हनुमान बेनीवाल जो सभी अपनी मांगे, समस्त मांगे उनके समक्ष रखेंगे। उन्होंने एक और अन्य मांग जो है जोड़ी है, उसमें ये कहा गया कि जो लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो अवसाद की स्थिति जो जवानों में आ रही है उसको लेकर जो यदि एक आयोग का जो है गठन किया जाए, ये आयोग जो है उनकी जो है तुरंत जो है उनकी पीड़ा को सुने। इसके अलावा जो पूर्व में जो एक सीआरपीएफ के एसआई ने जो फंदा लगाकर दिसंबर में आत्महत्या की थी, उसको लेकर जो एफआईआर कर उसकी जांच करने की मांग की है। साथ ही यदि 7 मांगों की बात करें तो जो नरेश जाट है उसकी मौत के बाद जो है न्यायिक जांच की मांग हनुमान बेनीवाल ने की है, जिसमें जो हाईकोर्ट के जो एक रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जो है जांच की मांग की है। इसके अलावा उसकी पत्नी को जो है आजीवन पेंशन, उनकी जो नाबालिग बेटी है उसको निःशुल्क शिक्षा जो है जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इंतजार अब इस बात का, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि सर्किट हाउस रश्मि शुक्ला पहुंच चुकी हैं। बहुत जल्द ये तय कर लिया जाएगा कि ये बातचीत धरना स्थल पर होगी या फिर ये बातचीत जो है वो सर्किट हाउस में होगी। फिलहाल ये भी तय किया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस वार्ता में परिवार वालों को साथ लेकर जाएंगे या फिर रश्मि शुक्ला को धरने पर ही बुलवाया जाएगा। लेकिन इसके इतर जब तक बातचीत शुरू नहीं होती तब तक धरना जारी है और अभी तक शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया है। 7 सूत्री मांगे हैं और इन 7 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद ही जो है वो आज कोई रास्ता निकलने की संभावना जताई जा रही है। गंगानगर में पुलिस ने रतेवाला गांव की हड्डा रोहड़ी में मिले महिला के क्षत विक्षत शव की पहचान कर ली है और हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरमीत सिंह घमूड वाली थाना क्षेत्र 10BB का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। वहीं वारदात में सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति राजू की अभी तलाश जारी है। आरोपी ने शराब के नशे में महिला की गला घोंटकर हत्या करने की बात को स्वीकार किया है। रतेवाले गांव के तो सरपंच पति है, उन्होंने सूचना दी कि हड्डा रोडी में एक बॉडी मिली है जो कपड़े से बंधी हुई है। इस पर थानाधिकारी, सीओ और मैं मौके पे पहुंचे और हमने FSL MOB टीम को बुलाई और चूँकि मृतका की पहचान नहीं हो पाई थी तो हमने इसको मोर्चरी रूम में रखवाया और इसके शनाख्ती के प्रयास के दौरान शनाख्ती की हमें मालूम चला कि मृतका सिंधु देवी
23 MOD गोलूवाला की रहने वाली है। ट्रक और कार में भिड़ंत। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर यह हादसा हुआ। हादसे में ड्रग इंस्पेक्टर की मौके पर मौत होगी। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया। शोक स्वरूप शहर में आधा दिन मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर दिखाने के बाद कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम सहित पिकनिक स्पॉट पर हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों को बैराज सहित अन्य पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा गार्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बरसात के दौरान आए दिन पिकनिक स्पॉट पर हादसे हो रहे हैं। कलेक्टर ने बैठक लेकर इन पिकनिक स्पॉट पर नहाने वाले लोगों को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें, न्यूज 18 राजस्थान ने बैराज की डाउन स्ट्रीम में जान जोखिम में डालकर नहाते और मछलियां पकड़ने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। को नगर निगम को यूआईटी को पाबंद किया है कि भाई जो भी इस तरह सार्वजनिक स्थल है शहर के आसपास जहाँ लोग नहाने की कूदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे गार्ड बैठाएं और लोगों को सतर्क करें और कोई ऐसा होता है तो पुलिस की एड भी लें और उनको रोकें ताकि इस तरह कोई दुर्घटना